एक तो बॉक्साइट का ये जो लोचा है ना, जो कोटा में लोग गलत पढ़ा रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा गलत पढ़ा रहे हैं? एक्चुअली में जो लोग पढ़ा रहे हैं वो ओल्ड कन्वेंशन के लोग हैं। एनसीईआरटी कभी क्या है चेंजेस कर देते हैं। अब जिन्होंने 10 साल पहले 20 साल पहले एनसीईआरटी पढ़ी है दोबारा उन्होंने उठाई नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट में अपनी घोड़े ऊंची करके चल रहे हैं, तो उसका जो है एक सिला हमें भुगतना पड़ जाता है गलत क्वेश्चन कर। तो अभी बस इतनी चीजों का ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो सही है उसको सही करके आना, बस आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। नेवर, यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा ओर है, जैसे सल्फाइड ओर है, तो जैसे हमने उसकी सल्फाइड ओर की क्या की, कैल्सिनेशन की रोस्टिंग, तो सल्फाइड ओर की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग की, तो हमारा वहां से पीबीओ बन गया। क्या बन गया? पीबीओ। तो इस तो पीबीओ बन गया मान लो, तो पीबीओ अगर बन गया तो अब ये जो हमारा पीबीओ है, ठीक है ना, ये पीबीएस को खुद ही रिड्यूस कर देगा और उसको रिड्यूस करके हमको क्या मिलती है? मेटल का आइसोलेशन। तो रिड्यूस करके हमें मेटल का आइसोलेशन, ये हमने कल पढ़ा दिया था, है ना। इसी में कुछ जो है और भी होता है, स्मेल्टर्स वगैरह यूज होते हैं रिडक्शन प्रोसेस में, मेटल को निकालने के लिए स्मेल्टर्स वगैरह यूज होते हैं। स्मेल्टर्स क्या होता है? इसके मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट है उसे बिलो जो है फ्लक्स वगैरह डालते हैं, है ना, अपन इम्प्योरिटी को सेडिमेंट करा देते हैं। कुछ फ्लक्स एसिडिक फ्लक्स भी होते हैं, बेसिक फ्लक्स भी होते हैं, समझ में आया कि नहीं? जैसे बेसिक फ्लक्स कौन से, अगर कोई एसिडिक इम्प्योरिटी है, कुछ कंपाउंड होते हैं जो आफ्टर रोस्टिंग ऐड करने से इम्प्योरिटीज वगैरह निकाल ली जाती है उससे। SiO2 एसिडिक होता है, MgO बेसिक होता है। तो जैसी इम्प्योरिटी होती है उसके अपोजिट नेचर का फ्लक्स डाल देते हैं तो उसको प्रेसिपिटेट करके बाहर ले आता है और आपको एक प्योर मेटल मिलती है। वही मैं इनसे कह रहा था, उसने स्मेल्टर जो है वो और कंसंट्रेशन में काम नहीं आता है ना, उसके बारे में लिखा हुआ है इसमें, पढ़िएगा देखिएगा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? सल्फाइड आयन या ऑक्साइड आयन? सल्फाइड। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आयोडीन, I-। सही। तो ये सब चीजें हमें वहां पर मिलती हैं। अच्छा, सेल्फ रिडक्शन जनरली नीचे वालों में होता है, कार्बन रिडक्शन, फिर सेल्फ रिडक्शन। तो जिनकी एफिनिटी कम होती है, लेड है, मरकरी है, कॉपर है, सिल्वर है। सिल्वर में तो अपन पायरोमेटलर्जी यूज करते हैं, मरकरी आखिरी एलिमेंट है जिसके लिए पायरोमेटलर्जी यूज होती है। पायरो का मतलब गर्म करना, और मरकरी वो एलिमेंट है जो रोस्टिंग में ही भक्क से बाहर आती है। तो मरकरी को हम और भी कई जगह से, जैसे गोल्ड होता है, अगर प्रैक्टिकली देखें तो कई लोग गोल्ड कैसे लेते हैं, तो जैसे नदी बह रही है तो उन्हें पता है इस नदी से गोल्ड है, तो क्या करते हैं कि नदी के पानी में गोल्ड है, तो क्या करते हैं दो पत्थर ऐसे लगा देते हैं जिससे कि पानी जो है एक ही तरफ से निकले, और उसके आगे एक वेलफेयर ट्रे जैसी एक अरेंजमेंट लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, पानी स्टेप बाय स्टेप निकलता रहता है। हर स्टेप में जो है जो गोल्ड या जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। उसमें सैंड भी होती है, तो गोल्ड और सैंड सब आ जाते हैं। तो उसमें जो भी दिन भर में जितना भी कलेक्ट होता है उसको ले जाते हैं। फिर उसमें जो है मरकरी, हालांकि पोल्यूशन बहुत करता है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत हाजर्डियस चीज है, लेकिन किसी को सोना मिल रहा है तो वो तो इसके लिए कुछ भी करेगा, मर भी जाएगा। तो उसमें वो मरकरी डालते हैं, थोड़ी सी मरकरी डालने से वो मरकरी जो है वो गोल्ड और या सिल्वर जो भी मेटल वगैरह होती है, प्रीशियस मेटल होती है, उसके साथ मिल जाता है, मिल के कंपाउंड बना लेता है, ढेला टाइप ऐसे बना लेता है, ठीक, अमलगम बन गया उसका। इसको अमलगमेशन बोलते हैं।
ये प्योरिफिकेशन मेथड का एक मेथड भी है, अमलगमेशन, अभी उस पर ध्यान है। और फिर उसके बाद जो है वो उसको कस के गर्म कर लेते हैं, तो मरकरी अलग हो जाती है और मेटल छोड़ के चली जाती है। सैंड भी नहीं है नहीं, मरकरी ने उसके बाद अमेरिका बना लिया, तो सैंड भी पास में पड़ी है, उसने अमेरिका नहीं तो अलग हो गया। तो पहले फिर उस सैंड को अलग, अरे वो ढेला जैसा बन जाता मरकरी, मरकरी अगर डालो पकड़ नहीं सकते तुम उसको। मरकरी अगर आपने यहाँ पर डाली तो उसके ड्रॉप 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 सरफेस टेंशन की वजह से बन जाएंगे और देखो उसको पकड़ो, पकड़ नहीं पाओगे, इतनी तेज भागती हो। अभी आपने कभी देखा नहीं है ना, प्रैक्टिकल किया नहीं। आप ऐसे मान लो जैसे किसी ऑयली सरफेस पे आप वाटर डाल के देखो, ऑयली सरफेस पे वाटर डालो तो वाटर नाचेगा कैसे, तो वैसी मरकरी का नेचर है। तो वही है। तो यहाँ पर हमने सारे रिडक्शन पढ़ लिया, वो हमें लिंगम डायग्राम, कार्बन रिडक्शन जो है, कार्बन रिडक्शन लिंगम डायग्राम से। कार्बन रिडक्शन में कुछ नहीं होता है, कार्बन रिडक्शन कहाँ से क्या होता है? किनका करते हैं कार्बन रिडक्शन? जिंक का, आयरन का, जानकर देखो कलम दबा, याद है? तो क्रोमियम का तो एल्युमिनियम रिडक्शन होता है ना, लेकिन जिंक का और आयरन का वो लिखा है, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, यहाँ तक क्या होता है? कार्बन रिडक्शन। उसके बाद फिर सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन होता है या हाइड्रोमेटलर्जी से फिर निकालते हैं, समझ आए? फिर उसको पायरोमेट भाई रिडक्शन कार्बन से कराओ, एल्युमिनियम से कराओ, ये सब पायरोमेटलर्जी होता है। जब हाइड्रोमेटलर्जी यूज हो रही तो हाइड्रोमेटलर्जी तो अलग ही प्रोसेस हो गया। जैसे गोल्ड है ना, मैकार्थर प्रोसेस में क्या किया था, गोल्ड को साइनाइड से कॉम्प्लेक्स बनाया और गोल्ड का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या किया, हमने उसमें एक कॉम्प्लेक्स बनाया गोल्ड का या सिल्वर, दोनों एक ही प्रोसेस से निकलते हैं। गोल्ड और उसके कॉम्प्लेक्स निकालने के बाद वो सॉल्युबल होता है, उसमें जिंक ऐड कर दिया, जिंक ऐड कर दिया तो उधर जिंक का कॉम्प्लेक्स बन गया और इधर गोल्ड या सिल्वर बाहर हो गया। तो वो प्रोसेस ही अलग होता है, उसमें टेम्परेचर की जरूरत होती नहीं, वो केमिकल मेथड होता है, वो उसको हाइड्रोमेटलर्जी होती है। तो पायरोमेटलर्जी कहाँ तक थी? आखिरी मरकरी तक थी, क्योंकि और मरकरी में भी रिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, मरकरी में रोस्टिंग में कब से बाहर आती मरकरी, सही है। कार्बन रिडक्शन की बात हम करेंगे एलिंगम डायग्राम में, सही है। तो अब हेडिंग लगा लो एलिंगम डायग्राम, इसी को पढ़ लेते हैं। प्योरिफिकेशन वगैरह अभी बात करेंगे। एक्चुअली मैं ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी और आपको जानते हैं कहीं पे भी अगर थर्मोडायनेमिक्स का नाम आ गया तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप लें। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता था डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच, तो कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर पे ये इक्वेशन फॉलो होती थी किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या करते थे, डेल्टा जी जो है वो निगेटिव होना चाहिए, ये बोला जाता था कि भाई डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, है बोलो। अच्छा, ये जो एलिंगम डायग्राम होता है क्या होता है, एलिंगम डायग्राम ये किसमें किसके लिए बनता है, तो देखिए पता होना चाहिए कि जो डायग्राम है वो किस वाई एक्सिस पे क्या और एक्सिस पे क्या। तो एक्चुअली में वाई एक्सिस पे होती है डेल्टा जी और एक्स एक्सिस पे होता है टेम्परेचर, यानी डेल्टा जी वर्सेस
टेम्परेचर की कहानी है ये। इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करें तो इंटरसेप्ट हमारा एंथैल्पी देता है और स्लोप हमारा जो है वो क्या देगा, स्लोप हमारा क्या देगा, एंट्रोपी, डेल्टा एस ऑफ प्रोसेस देगा। ओके, एक्स को तो टेम्परेचर माना, तो डेल्टा जी वर्सेस टी होता है, लेकिन किस प्रोसेस के लिए होता है? ये पूरा डायग्राम मेटल टू मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए होता है। आप बता दो डेल्टा नेगेटिव है पॉजिटिव है? मेटल से मेटल ऑक्साइड जो फॉर्मेशन है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बहुत सोच समझ के आंसर दो। एच इस पे तो कमेंट लेंगे, उससे स्लोप डिसाइड होगा, डिपेंड करता है ना प्रोसेस पे, राइट? फिर जब आते ना मेटल से मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन इन जनरल एक्सोथर्मिक होता है। हाँ, पॉजिटिव भी जा सकता है। कैसे? कार्बन से निकलती है नहीं, वो तो नॉन मेटल है। खैर चलो, पेज नंबर जो है 17 पे ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या है? ये वैल्यू एनर्जी की क्या है? सर रोस्टिंग और गैसिनेशन में और सल्फाइड से ऑक्साइड बनाते हैं, हाँ, उसमें अलग होता है डेल्टा दोनों के। वो अलग चीज है भाई। तो मेटल से मेटल ऑक्साइड, हम तो मेटल से मेटल ऑक्साइड अगर जनरली बात कर रहे हैं तो भाई कंबशन तो यही है, कार्बन की ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन जब भी किसी से ऐड होती है ना, जनरली डेल्टा एच नेगेटिव होती है। तो अगर आपको नहीं ग्रुप मिलता है तो ये आप डेटा देखो, तो इनके पास 17 पे आपका नेगेटिव एनर्जी दे रखी है। कितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, मतलब प्रोसेस की ऑक्सीडेशन की एनर्जी कितनी ज्यादा है? मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है, मतलब उसका क्या है, डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव, लो टेम्परेचर पे ही वायलेंट हो जाती है। कैल्शियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, तो समस्या कुछ नहीं है, समस्या कुछ नहीं है। डेल्टा जो होता है इन रिएक्शंस का नेगेटिव होता है। अब डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए ये नेगेटिव है, ठीक है, ओके, लेकिन ये वैल्यू फिक्स है। अब सारा का मजा जो है वो डेल्टा ए शुरू करेगा। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पे बात डिपेंड करती है। किसी भी रिएक्शन के लिए एंट्रोपी पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो मेटल से मेटल ऑक्साइड बनने में एंट्रोपी पे बहुत जल्दी कोई कमेंट किया नहीं जा सकता। वो डिपेंड करता है कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के खाए, क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी जनरली सॉलिड फेज में होता है। समझ में आया कि नहीं? अब किसी मेटल ने जो है मान लो एल्युमिनियम ने 3/2 O2 से रिएक्ट किया और Al2O3 सॉलिड बना लिया, तो ये सॉलिड है और ये समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर जो इस प्रोसेस में एंट्रोपी घटी की बढ़ी, एंट्रोपी कम हो गई। एंट्रोपी कम हो गई मतलब डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। जिसके लिए डेल्टा एस नेगेटिव होगा, स्लोप उसका क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है, ऐसा या ऐसा। अगर कोई लाइन यू आ रही है तो इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप, और अगर कोई लाइन यू जा रही है तो इसका क्या है, हाँ, पॉजिटिव स्लोप। तो जिसकी एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगी उसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वो यू जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी
प्रोसेस उतना स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, उसका डेल्टा जी उतना ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा प्रोसेस उतना स्पॉन्टेनियस जल्दी होगा। जल्दी पे तो कमेंट नहीं करते। एक थर्मोडायनामिक्स की बात है कि हाँ जल्दी हो सकता है, उसकी जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब वो कितनी देर में जाएगा वो तो वही जाने, वो काइनेटिक फैक्टर है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स जिस चीज को फेवर कर देती है जनरली काइनेटिक्स भी फेवर कर देती है। कुछ ही ऐसे प्रोसेस है जिनमें थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। कुछ ही ऐसे प्रोसेस है, सारे ऐसे प्रोसेस नहीं है। तो डेल्टा जी नेगेटिव स्लोप, ये आएगा पॉजिटिव स्लोप ये आएगा। और अगर किसी रिएक्शन का स्लोप जो है तो इसका मतलब डेल्टा एक्स जीरो होगा ऑलमोस्ट, जिसका वेट क्या है, इसका स्लोप क्या है जीरो। तो यहां पर जो है पॉजिटिव स्लोप का मतलब डेल्टा इधर ले लेते हैं साफ साफ। पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब हुआ, डेल्टा एक्स नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन कुछ ऐसी जा रही लाइन, नेगेटिव स्लोप का मतलब हुआ लाइन कुछ ऐसी आ रही है। ये डेल्टा एक्स पॉजिटिव हुआ। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन है यू तो जीरो स्लोप। जीरो स्लोप मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। तो सबसे पहले लाइन वाइन सीखनी पड़ती है कि लाइन कौन सी लाइन क्या बता रही है क्या बता रही है। वैसे तो एक लाइन की चीज है, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली मेटल को रिड्यूस कर सकती है, बस सौ की सीधी बात तो है ना। लेकिन क्यों करती है, ये थर्मोडायनेमिक्स समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो समझना पड़ेगा, उसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको ये मेटलर्जी की शीट दी है, इसमें 17 नंबर थ्योरी के पेज पे एलिंगम डायग्राम बना हुआ, बहुत सारे मेटल का बना हुआ। हम इतनी का नहीं बनाएंगे, हम कुछ मतलब जो है सिंपल सी लाइंस बनाएंगे जिससे हमें एलिंगम डायग्राम समझ में आ जाए। बाकी तो फिर जो एक में लगेगा वो सब में लगेगा। एक इतनी सारी लाइन बना दो चाहे 1000 लाइन बना दो, उससे क्या फर्क पड़ता है वो फर्क। तो इसमें एक नोट लगा के लिख लीजिएगा, इट इज प्लॉटेड, it is plotted for delta G versus T. It is plotted for delta G versus T for metal to metal oxide formation reaction. For metal to metal oxide formation or some other oxide formation. मतलब नॉन मेटल के लिए भी आ सकता है, कार्बन के लिए आएगा। metal to metal oxide formation or some other oxide formation reaction. और some other metal oxide formation reaction। देखिए मेटलर्जी टाइप चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब आता है, भरपूर आता है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इससे कितना आ सकता है। एक मैथ का कॉलम विल कॉस्ट यू 8 मार्क्स और इनऑर्गेनिक का मैथ का कॉलम फोकट के नंबर है 0। फिजिकल का मैथ का कॉलम सॉल्व करने बैठोगे कम से कम 15 मिनट खा जाएगा। ये ऑर्गेनिक का 1 मिनट में होता है मैथ का कॉलम। याद है याद तो होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सारे फंडे बता रहा हूँ, याद करने की सारी ट्रिकें बता डाली मैंने, कौन से प्रोसेस में क्या होगा सब कुछ बता डाला। अब तभी ना याद कर पाओगे फिर तो शर्म वाली बात है। तो है बोर्ड में भी मार्क्स आता है, बोर्ड में दिन का था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इंजीनियरिंग प्रोसेस है। आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा दोबारा से फर्स्ट ईयर। एक मटेरियल साइंस का पेपर होता है उसमें आता है सब नोटोलॉजी जो भी। तो अब एलिंगम डायग्राम में कुछ लाइन लेंगे, हम ज्यादा नहीं लेंगे।
पहले आप समझिए कहाँ कहाँ से बनना शुरू होता है। एक तो मैंने आपको बताया डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होता है। अब इसमें डेल्टा जी जो है एक जीरो लाइन होती है ऊपर वाली, जिसने जीरो लाइन को क्रॉस कर लिया वो मेटल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है। अबे ये प्रोसेस मेटल से मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, इसका मतलब रिवर्सिबल डायरेक्शन वाला स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो जिसने जीरो लाइन क्रॉस कर ली उस मेटल ऑक्साइड का काम तो खत्म हो गया। फिनिश। समझ में आया कि नहीं? तो एक तो होती है जीरो लाइन, अब इसमें एक लाइन होती है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस। इसकी एंट्रोपी आपको पता है कितनी होती है? इसकी डेल्टा एस जो होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो डेल्टा एस ऑलमोस्ट जीरो होने की वजह से जो भी इसकी एंथैल्पी होती है उसके रिगार्डिंग, है ना, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये वाली तो रेफरेंस लाइन है, जीरो लाइन, इसको जीरो लाइन बोल सकते हो। जीरो लाइन जिसने क्रॉस कर दी उसका तो काम कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारी कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज कन्वर्टिंग इनटू CO2, इसके ऑक्साइड फॉर्मेशन की लाइन है। सारा खेल कार्बन से ही आता है, इसीलिए कार्बन रिडक्शन मैंने कहा था इनमें डायग्राम से पढ़ा दूंगा। एक लाइन आती है C प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO। बताओ इसकी एंट्रोपी क्या है? डेल्टा एस इसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? अबे ये आधा मॉलिक्यूल है गैस का, ये एक मॉलिक्यूल है, इंक्रीज हुआ। तो इसकी रिएक्शन के लिए डेल्टा एस क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव। जिसके लिए डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? कुछ इस तरीके का है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी C प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। एक और रिएक्शन अगर लिखी जाए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ, देखो ये भी गैस है ये भी गैस है, हाफ O2 is converting into carbon dioxide CO2 gas। बताओ इसका डेल्टा एस क्या आ रहा है? नेगेटिव। जिसका डेल्टा एस नेगेटिव होगा उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? तो ये जो रिएक्शन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन से CO2 बनाने वाली, ये कुछ ऐसी होती है। नेगेटिव है ना? अबे डेल्टा एस नेगेटिव है तो कब है? हाँ डेल्टा पॉजिटिव। होश में रहो, होश में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टिंग इनटू CO2। इनऑर्गेनिक का कोई आदमी इस इलेक्ट्रॉन डायग्राम को बहुत जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बहुत तेजी से बड़ा बड़ा भाग जाते हो, क्योंकि इसमें आनी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स जिन लोगों को अच्छे से आती है उनकी हाथ से यही कर सकते हो। तो एलिंगम डायग्राम में जनरली सबको प्रॉब्लम होती है। हाँ इतना तो सब बता देते हैं, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली को रिड्यूस कर देंगे, खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्ली एलिंगम डायग्राम समझना है तो उसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से आनी चाहिए और टीचर को भी आनी चाहिए जो समझा रहा है। ये पॉइंट
का टेम्परेचर 710 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इस पॉइंट का टेम्परेचर। सात सौ 10 डिग्री से 710 डिग्री से नीचे कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन ध्यान से देखो, डेल्टा जी देखी जाती है, जी नहीं देखी जाती। समझ में आया? 710 से ज्यादा टेम्परेचर है, उससे कम टेम्परेचर। कम बोला है। 710 से कम टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं तो बोला अभी आप कार्बन बोल रहे हैं, तो लोग कार्बन बोल रहे हैं। कार्बन तो हाई टेम्परेचर पे तो ये बोला कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो ना, इसकी डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है 710 में। भाई फटा क्या है, जिसकी डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगी, जिसकी डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगी। अब 710 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अगर नीचे हो तो डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव किसकी? भाई यहाँ पर 0 है, ओ यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू नीचे से ऊपर जाओगे तो इंक्रीज करेगी। देखो -1200 -1100 माइनस इतनी -500 -400, तो -1200 -1100 ऐसे चल रही है, और ये माइनस में ऐसे बढ़ रही है। तो डेल्टा जी जिस रिएक्शन की ज्यादा नेगेटिव होगी वो रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। समझ गए? बिलो पहला पॉइंट आता है, बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर reducing agent, and above 710 degree centigrade temperature carbon is better reducing agent। अच्छा एक चीज और थ्योरेटिकली देखो, हेलो थ्योरेटिकली देखो, हाई टेम्परेचर अगर कर दे, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जाए तो ये कार्बन की लाइन सबसे नीचे हो रही है, यानी ये किसी भी मेटल को अपने ऊपर, भाई सारी मेटल की लाइन इसके ऊपर हो जाएगी। तो एट हाई टेम्परेचर कार्बन कैन रिड्यूस एनी मेटल ऑक्साइड इनटू इट्स मेटल। अगर वो तो थ्योरेटिकली ये बोल रहा है, लेकिन ये होता नहीं है। समझना क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे फिर जो मेटल है वो मेटल कार्बन से रिएक्ट करके मेटल कार्बाइड बना सकती है, और कार्बाइड बहुत ही हाईली स्टेबल होता है। तो चाहो तो एक नोट बना के एक ताजा ताजा लिख लो। बिल्कुल ताजा ताजा नोट है, इसमें लिखिए। थ्योरेटिकली at a very high temperature, theoretically at a very high temperature, theoretically at a very high temperature carbon can reduce any metal oxide, carbon can reduce any metal oxide. However, carbon can reduce any metal oxide. However, practically it is not possible. However, practically it is not possible. Practically it is not possible because at very high temperature, metal can react with the carbon
at a very high temperature metal can react with the carbon to form metal carbide, to form metal carbide, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ से एक इंटरप्रिटेशन आया, क्योंकि देखिए ना ये नीचे की तरफ जाना है, 710 डिग्री और ज्यादा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया तो ये नीचे की तरफ जाना है, इसका डेल्टा जी खतरनाक लेवल से नेगेटिव हो जाता है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO बना ले, खतरनाक लेवल से इसका जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है एलिवेटेड टेम्परेचर पे। CO2 तो बस नहीं, CO2 भी बन सकती है लेकिन उसका डेल्टा जी थोड़ा पॉजिटिव है। तो कभी भी किसी मेटल ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करते हैं ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है देन कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की टेंडेंसी और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की टेंडेंसी में कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। हाँ, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कार्बन से डायरेक्ट बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनने में देखिए हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है, नहीं हो पाएगा हाई टेम्परेचर। लेकिन यही लो टेम्परेचर पे है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से बन जाएगा। तो ब्लास्ट फर्नेस में भी इसका इस्तेमाल होगा। ब्लास्ट फर्नेस में आप देखेंगे जब ऊपर टेम्परेचर जो है लो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों बनती है। लेकिन जब नीचे टेम्परेचर फाइनली हाई टेम्परेचर हो, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड से वो सब कहां से डिसाइड हो रहा है? बाकी सब तो पढ़ना है, टेक्निकल चीजें जो है वो आपको एनपी सर ही बताएंगे और वो आप सीख लो और फिर उसके बाद पढ़ते रहो, दुनिया को नचाते रहो। मेरे पास अभी फिजिकल पढ़ने आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं तो टॉप बैच के हैं, वो एलिंगम डायग्राम उन्हें मेटलर्जी में नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है। कहां से आएगा? वो समझाएगा तो आएगा, कौन समझाएगा? किसी को आता होगा तो समझाएगा। जो वहां पे थर्मोडायनेमिक्स के छोटी है आईयूएसी, उन्हीं पे 27 लाख रुपए का फाइन लगा रही है कि तुम थर्मोडायनेमिक्स गलत पढ़ा रहे हो, गलत लिख रहे हो। तो बाकियों का क्या हो? अभी ताजा ताजा फाइन दिया ना 27 लाख रुपए नरेंद्र अवस्थी ने। गलत किसी को पता नहीं तो पता तो तब चलेगा ना, कोई बताएगा। आप बाद में बात करेंगे, तो एलिंगम डायग्राम छूट जाएगा। ये 3-4 लाइनें सबसे पहले एलिंगम डायग्राम में पकड़नी थी और इन्हीं से कार्बन रिडक्शन एक्सप्लेन होता है। ठीक, अब इसके बाद जो मेटल की बात है, तो मेटल की अगर बात करें तो बताइए मेटल का स्लोप पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव स्लोप तो केवल नॉन मेटल का होता है, बस एक ही रिएक्शन है जो नीचे की तरफ आ रही है, वो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी किसी का नेगेटिव स्लोप नहीं होता। किसी मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाओगे तो डेल्टा एस हमेशा नेगेटिव होगा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाओगे, मेटल सॉलिड होगी, ऑक्सीजन बनाओगे तो मेटल एमओ सॉलिड हो जाएगा कि नहीं? ये गैसियस है, तो इसका हमेशा डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव होगा और डेल्टा एस नेगेटिव होने से डेल्टा जी वर्सेस टी में स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। आप किसी भी मेटल को उठा के देख लो, उसकी सबकी लाइन ऊपर की तरफ उठा के देखो, ध्यान से किसी भी मेटल को देख लो आप। जैसे मैं सबसे पहले एक Mg को ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, ये वैल्यू हटा देता हूँ, नहीं आप वैल्यू में फंस जाओगे, जनरली है नहीं। तो जो Mg होती है वो सबसे नीचे होती है, लेकिन ये बीच में ऐसे हो जाती है। एक्चुअली में ये जो है ना शार्प टर्न, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को दिखाता है। पहला ये आया, ये मेल्ट हो गई मेल्ट, और दूसरा अगर आता है ऐसे तो वो बॉइल करने। तो
तो ये डेल्टा जी जो है, अब ये रिएक्शन जो है Mg प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टिंग इनटू Mg। पेज नंबर 17 पे सब क्लियर कर दे रखे हैं, मैं तो इसी को बना के दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे ऐसे ये हो सकता है। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम भी नीचे होती है, तभी एल्युमिनियम रिडक्शन प्रोसेस होता है। लो टेम्परेचर पे एल्युमिनियम का भी डेल्टा जी बड़ा नेगेटिव होता है। तो ये एल्युमिनियम से 3/2O2 is converting into A2O। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्रोमियम होता है, क्रोमियम के ऊपर आयरन होता है, तो सबके ऊपर ही जाएंगे, किसी का भी स्लोप देखिए आप ऊपर जाएगा। फिर इसके बाद क्रोमियम है, फिर उसके बाद आयरन है, अरे लेड का डेल्टा पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। हाँ, तो वो हाई टेम्परेचर पे जब वो पहुंच जाता है तो जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है, तो जो उसका ऑक्साइड होता है वो फिर अनस्टेबल हो जाता है। नीचे आने का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर पे ऑक्साइड अनस्टेबल हो जाता है। हाँ, और भाई ऊपर जाके नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है? उस टेम्परेचर पे भी वो स्टेबल नहीं है। हाँ, तो हम तो मेटल से मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो इसका हमेशा ये उल्टा बोल गया मैं, सो पॉजिटिव होगा नहीं, मैं उल्टा बोल गया, वो कि नीचे आने पे मेटल ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, ऐसा बोला ना? नहीं, नीचे आएगा तो मेटल ऑक्साइड डेल्टा जी नेगेटिव में जा रहा है, डेल्टा जी उसका नेगेटिव हो रहा है फर्दर। और इन सब का ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता है, इनके मेटल स्टेबल है। हाँ, बात को यूं समझिए आप, बड़ा फंडामेंटल बात है कि इधर से इधर जाने में डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा मेटल ऑक्साइड, यानी कि उस मेटल की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। उस मेटल की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मेटल की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो रही है, तो उनकी वैल्यू नेगेटिव डेल्टा जी से रिलेटिवली थोड़ी पॉजिटिव डेल्टा जी की तरफ जा रही है। तो ऊपर जाने का मतलब है ऑक्साइड अनस्टेबल हो है ना। जैसे यहाँ पर आप देखो सबसे ऊपर एक दे रखा उसने -100, मरकरी दे रखा उसने -100 पे यू दे रखा मरकरी, यू गया फिर यू हो गया, तो 2Hg plus O2 is converting into Hg। तो देखो भाई साहब, इस टेम्परेचर पे मतलब थोड़ा सा ज्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर कर दिया तो HgO की डेल्टा जी पॉजिटिव हो गई, HgO बनने की डेल्टा जी पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब समझ रहे हो कि उसका मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल हो गया, इसका मतलब वो मेटल ही एग्जिस्ट करेगी, ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करेगा उस टेम्परेचर पे। इसीलिए मरकरी जो है वो रोस्टिंग है। इसीलिए जस्ट नीचे देखो सिल्वर मिलेगा, कॉपर मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, सिल्वर नहीं दे रखा है शायद, कॉपर मिलेगा, और 3 मेल लाइन दे रखी है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन से कार्बन। तो एलिंगम डायग्राम ऐसे देखोगे तो समझ में आएगा, एनसीईआरटी में भी उतना ज्यादा क्लियर नहीं रहेगा। सर ये S2 और SO2 वाले दे रखी है, ये स्वाद भी रेड से नीचे S2 plus O2 is converting into 2SO2। बढ़ा लो पीछे की तरफ स्टूडेंट हो गया। तो एलिंगम डायग्राम में हमने क्या सीखा? एलिंगम डायग्राम में हमने केवल एक चीज सीखी
कि जो नीचे वाली मेटल है उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है ऑक्साइड फॉर्मेशन में, यानी कि लो टेम्परेचर पे भी मैग्नीशियम जो है अपने ऑक्साइड को फॉर्म करने की टेंडेंसी बड़ी हाई रखता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी घटती नहीं है, कि बढ़ती नहीं है? बढ़ती नहीं है। हाँ, घट जाती है क्योंकि उसका ऑक्साइड अनस्टेबल हो जाता है। तो जनरली हर मेटल का ऑक्साइड जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वो अनस्टेबल होता है, डेल्टा जी रिलेटिवली पॉजिटिव होता है। ये है कहानी पूरी एलिंगम डायग्राम की। तो हम क्या करें, डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, कई लोगों को ये सब बातें नहीं समझ में आती। तो एक लाइन का एक फंडा होता है, क्या जो नीचे वाली लाइन होती है वो अपने ऊपर वाले हर मेटल को रिड्यूस कर सकती है। जैसे यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे कार्बन सबसे नीचे आ रहा है, तो कार्बन जो हाई टेम्परेचर पे हर मेटल को रिड्यूस कर सकता है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर पाता है। तो इसमें एक नोट लगा कर लीजिए, थ्योरेटिकल एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम। Theoretical application of Ellingham diagram. तो एलिंगम डायग्राम में थ्योरेटिकल एप्लीकेशन ये है कि जो लोअर लाइन ऑफ मेटल है या मेटल ऑफ लोअर लाइन, ऐसे लिख लो, मेटल ऑफ लोअर लाइन, मेटल ऑफ लोअर लाइन विल reduce the upper line metal oxide, will reduce the upper line metal oxide। ये हमारा एलिंगम डायग्राम था, है ना। और जो ये शार्प कर्व होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल्टिंग पॉइंट। जहां पे कर्व एकदम शार्प कर लेता है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जो जिसने जीरो लाइन कन्वर्ट कर दी या जीरो लाइन क्रॉस कर दी उसका मेटल ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इतना हमें पढ़ना था एलिंगम डायग्राम में। यही है पूरा एलिंगम डायग्राम। आप देखो कोई डाउट आता हो 2 मिनट में देखो पूरा एलिंगम डायग्राम। कोई डाउट आ रहा हो आपको आज तक कोई समझ में नहीं आई वो चीज, आगे खत्म करता हूं। कल से कॉलेज मंडे से